सबको समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। देखो, लिव इन रिलेशनशिप क्या है ये समझाने की जरूरत है ऐसा किसी को नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। द पीपल आर नोइंग, आप लोग की जनरेशन तो समझ रही है कि ये भाई क्या है, ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप इज समथिंग जहां पर एक लड़का और एक लड़की, बट वही बात है कि आज की डेट में क्या हम एक लड़का एक लड़की की बात करें, आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट द हेट्रोसेक्सुअल कपल, तो मैं आगे भी बताऊंगी। बट दो लोग जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं विदाउट बीइंग मैरिड, ठीक है, बिना शादी करे वो रहते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो चलन रहा है, वो चलन क्या हुआ है कि भाई आपको शादी करके फिर जो है पेरेंट्स के अलावा किसी के साथ रहना है, ठीक है। नहीं तो आप अपने कॉलेज टाइम में रहते हो फ्रेंड्स के साथ, जो भी है। बट अगर आपको पार्टनर की दृष्टि से अगर आप उसको देख रहे हो, तो उसके लिए आपको भाई 7 फेरे लेने पड़ेंगे, ठीक, इफ यू आर हिंदू। सो ये कॉन्सेप्ट जो था, ये कॉन्सेप्ट ऐसे आया कि अगर भाई दो लोग बिना शादी करे साथ में रहना चाह रहे हैं, दे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर ईच अदर, तो इस कॉन्सेप्ट को धीरे 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 देखा गया। ये बाहर का कॉन्सेप्ट था, इंडिया में भी देखने को अब मिल रहा है, कुछ जगह पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बट कुछ जगह अभी भी ये नहीं प्रेवलेंट है, ऑब्वियस सी बात है। सो बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप जो होती है ये सेपरेशन अलाउ करती है, ठीक है। सेपरेशन अलाउ करती है, मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मीनिंग जो था वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। लिव इन मतलब कि दो लोग लिव इन में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, शादी नहीं हुई है, बट जो पूरा इनका स्ट्रक्चर है रहने का, दैट इज सिमिलर लाइक द दो मैरिड लोग जैसे रहते हैं, दो मैरिड कपल जैसे रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप में अंतर, अगर हम सेपरेशन बेसिस पे देखें, तो मैरिज अगर आप करते हो तो आपको सेपरेट होने के लिए आपको डाइवोर्स लेना पड़ता है, ठीक है। बट लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है, आप अपनी मर्जी से जाते हो इस रिलेशनशिप में, आप अपनी मर्जी से एग्जिट करते हो। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द डाइवोर्स, तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, आपको काफी डिटेल में भी बताया था कि डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कैसे चलता है। डाइवोर्स में हमारे यहाँ ये नहीं है कि मेरा मन किया मैं चली गई और कोर्ट ने कहा हाँ भाई ले जाओ खुश रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है हमारे यहाँ, ठीक है। वही सीन यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या है, लिव इन में उल्टा है थोड़ा। मतलब वहां पे तो क्या है, इतना टेक्निकल एस्पेक्ट है कि कोर्ट आपको डाइवोर्स तुरंत दे नहीं रही है, कोर्ट आपको आर्बिट्रेशन में भेज रही है, सेटलमेंट कर लो, बातचीत कर लो, क्या पता गुस्से में रेज में आके ये चीजें कर दी, एंगर इश्यूज हो गए, फलाना ढिमकाना, सेवरल एक्सक्यूजेस कोर्ट आपको देती है। लिव इन में आप किसी से पूछ के नहीं गए हो, ना कोर्ट आपको अलाउ कर रही है, ना आप कोर्ट से परमिशन लेके गए हो, ना आपको कोई एक्ट बना है इंडिया में जो आपको ये अथॉरिटी दे रहा है किसी के साथ रहने की। तो वही बात है ना, ना पूछना, जब रहने के लिए नहीं पूछा तो जाने के लिए वापस कैसे पूछोगे, कुछ नहीं ना। तो लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है, जो सेपरेशन होता है वो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। इसमें स्टेट का इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है, मतलब हमें स्टेट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, ठीक है, अब हमें साथ में नहीं रहना, इसके लिए हमें स्टेट कोई परमिशन नहीं देगा। नाउ विच इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, वेयर डाइवोर्स इज फ्राउंड अप एंड स्टीरियोटाइप, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। हमारे यहाँ जब डाइवोर्स तक नहीं होता है, डाइवोर्स जैसा शब्द भी हमारे यहाँ पाप है, ठीक है। अब तो फिर भी चलो ठीक है, आजकल के लोग इतना ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं कि उनको लगता है भाई ठीक है, अगर दो लोग साथ में नहीं रहना चाहते तो डाइवोर्स लेने में क्या प्रॉब्लम है। बट स्टिल अगर हम अपने मम्मी पापा की जनरेशन पे जाएं, उनसे पुराने वाली जनरेशन पे जाएं, तो दोज पीपल थिंक भाई डाइवोर्स होता क्या है, ये भी कोई कॉन्सेप्ट है क्या, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। उनके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट तो प्रिवेल ही नहीं करता है, ठीक। उनके लिए हिंदू मैरिज ये यूनियन है दो लोगों का, एंड ये 7 जन्मों तक चलेगा, अब ये अलग हो ही नहीं सकता। भले पट रही है, नहीं पट रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ भी है, बट दे आर थिंकिंग लाइक भाई ये हमें तो निभाना है, ठीक। तो स्टीरियोटाइप थोड़ा है यहाँ पर हमारे यहाँ। और जब डाइवोर्स स्टीरियोटाइप है, देन आप कह रहे हो कि लिव इन में रहो, और फिर लिव इन को बिना इंटरवेंशन ऑफ स्टेट के सेपरेशन अलाउ कर दो, तो ये सब थोड़ा सा अजीब इंडिया में हो जाता है। लिव इन रिलेशनशिप को अगर रफली हम डिवाइड करते हैं तो 3 बेसिक ग्रुप आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इट इज नॉट नेसेसरी कि दो हेट्रोसेक्सुअल कपल के बीच में ही लिव इन हो रहा है, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी तो होती है जो हम आप समझ रहे हैं कि दो अनमैरिड हेट्रोसेक्सुअल पीपल के बीच में, ठीक है, अलग अलग सेक्स के लोग हैं एंड वो साथ में रह रहे हैं, तो वो वही बात हो गई, शादी करके मियाँ बीवी रह रहे हैं, या फिर लिव इन में कैसे रह रहे हैं, बिना शादी करे रह रहे हैं, बट पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। जस्ट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, शादी का।
सेकेंड क्या होता है, एडल्ट्रस लिव इन रिलेशनशिप होता है। एडल्ट्रस आप समझ रहे हो क्या, मान लीजिए एक आदमी है, उसकी वाइफ है यहाँ गाँव में, ठीक है, शादी करके यहाँ गाँव में बीवी को छोड़ के चला गया है मुंबई। अब यहाँ पर वाइफ है मान लीजिए कहीं पर यूपी में, यूपी के किसी छोटे से गांव में, बेचारी अपने पति का इंतजार करती है कि हाँ भाई मेरा पति आएगा महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में, ऐसे। और पति गए हैं कमाने मुंबई, और वहां पर ये जो है एक लड़की के साथ, दूसरी विमेन के साथ जो है ये अडल्ट्रस लिव इन में रह रहे हैं, मतलब उसके साथ ये रहते हैं एक घर में। ये होता है अडल्ट्रस लिव इन, अडल्ट्री के चलते, ठीक है, कर तो वो अडल्ट्री रहा है ना। तो वो पर्सन जब दूसरे के साथ रह रहा है, जब वो मैरिड है, इन दैट केस हम उसको एडल्ट्रस लिव इन कहते हैं। इन द सेम वे मान लीजिए ये एक मैन है और ये विमेन है, ठीक है, दोनों बोथ आर मैरिड, ठीक है, ये इसकी जो वाइफ है मान लीजिए इस इंसान की, वो यहाँ यूपी के विलेज में है, ठीक है। अब मान लो ये जो विमेन है, इसका हस्बैंड जो है ये फॉरेन गया है, ठीक है, एंड दे बोथ आर, ये दोनों जो हैं ये मुंबई में है। नाउ अब उनको वो नहीं आ रहे हैं ना, ये अलग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, एंड दीज टू पीपल आर लिविंग इन एडल्ट्रस लिव इन, ठीक है, इसको हम कहते हैं एडल्ट्रस। जब आप शादीशुदा होके आप सेकेंड पार्टनर के साथ रह रहे हो और इन अ सेम वे डोमेस्टिक लिव इन की बात जब हम करते हैं, उस तरीके से रह रहे हो, तो उसको हम एडल्ट्रस लिव इन कहते हैं। नाउ फाइनली देयर आर डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द सेम सेक्स कपल। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो सबसे सेफ एस्पेक्ट है ना। अगर देखा जाए, अगर हम बात करें तो भाई अभी तक तो क्या था, हेट्रो तो सब समझ रहे हैं, ठीक है, बट होमो के केस में क्या है, होमो केस तो सबसे सेफ होता है ना। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि लाइक यू हैव बीन इन कॉलेज, ठीक है, अभी भी आप कॉलेजेस में रह रहे हो, अगर हो, ठीक है, आप अपने घर से दूर हो, तो समवेयर आप अगर पीजी में रह रहे हो, आप अगर हॉस्टल में रह रहे हो, तो डेफिनेटली यू हैव योर रूममेट और फ्लैटमेट, इस तरीके से होता है, ठीक है। नाउ डोंट टेक इट पर्सनली, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जैसी कंडीशंस अगर किसी की हैं, ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट है और भाई वो पीजी में फ्लैट में रह रहा है। अब नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ही इज गे, ठीक है, और उसका फ्रेंड जो है ही हैज अ रिलेशनशिप विद हिज फ्रेंड, ठीक है, हु इज ऑल्सो गे। अब है क्या, अभी अगेन मैं बहुत खुल के बात कर रही हूँ, ठीक है, हम अपनी सोसाइटी में आजकल जो जैसा है सीन, हम उससे उसकी बात कर रहे हैं। देयरफॉर यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है ना, कानून क्यों नहीं आ सकता है, कानून ना आने के बहुत सारे रीजंस है, सिर्फ लिव इन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर 377 की भी बात करूंगी। आपने होमोसेक्सुअलिटी को आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो कर दिया, ठीक है, मतलब उसको क्राइम रहने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, बट द थिंग इज कि क्या ये एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में आज भी? तो जैसा लिव इन का हाल है ना, वही इनका हाल है, होमोसेक्सुअलिटी का, होमोसेक्सुअल कपल्स का भी। अब हमारे, फिर अगेन मैं आती हूँ हमारे फादर और मदर की जनरेशन पे। आप कहोगे बार बार मैम उस पे जा रही है, जाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि दोज पीपल कंप्राइज द मेजोरिटी, समझ रहे हो। हमारे बाद की जो जनरेशन है हमें समझ में आता है आज की डेट में, हमारे बाद की जनरेशन के लिए शायद थोड़ा इजी होगा, फिर उसके बाद के लिए और इजी होगा, हमारे लिए सबसे टफ है हमारी जनरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हम उस जनरेशन से आते हैं जहां पर हम बाबा आदम जमाने की भी बातें सुन रहे हैं, भाई हमारे जमाने में ये होता था, ये ऐसा कस्टम था, बिल्कुल यू हैव टू फॉलो दिस, ये कस्टम अगर नहीं ये फॉलो करोगे तो ये पाप पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। एंड वी आर ऑल्सो सीइंग दोज जनरेशन, ठीक है, जैसे हमारे अगर भाई के बच्चे हैं, हमारी बहन के बच्चे हैं, तो उन बच्चों की भी जनरेशन वी आर सीइंग जिनके लिए ये चीजें कुछ मैटर ही नहीं रखती, ठीक है, जिनको भगवान नहीं मालूम, जिनको महाभारत रामायण नहीं मालूम, दोज आर जेनजी, जिनको हम जेनजी कह रहे हैं, ठीक है। तो हम वो जनरेशन है जो सब देख रहे हैं, हम बीच में बैठे हुए हैं, वी आर द ऑडियंस इन द मिडिल, एंड हम लेफ्ट राइट सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, और हमको समझने वाला कोई नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट इज द ट्रुथ, ये हमें कोई नहीं समझ रहा है, हम सबको समझ रहे हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अब हम, हमारे और आपके लिए शायद इजी हो, मान लीजिए ऐसा कोई दो कपल है जो रह रहा है, हमारे आपके लिए इजी हो सकता है इनको आइडेंटिफाई करना, बट हमारे मदर फादर के लिए इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई। उनके लिए तो क्या है, ये दो फ्रेंड्स है, मेल फ्रेंड्स है जो साथ में रहते हैं, इसी तरीके से मान लीजिए दो लेस्बियंस है साथ में रह रही हैं, तो उनके लिए इट इज नॉट इजी टू आइडेंटिफाई, और उनके लिए सेफ है, ठीक है। अगर उनको बोलो कि हाँ मैं तो मेरे फ्रेंड के साथ रहता हूँ, अगर उनका लड़का बोल रहा है तो उनको लगा हाँ भाई मेरा लड़का तो बड़ा काबिल है, अच्छा है, वो तो लड़के के साथ रह रहा है, ठीक है। अब यू नेवर नो, उनको नहीं मालूम है कि असलियत क्या है, ठीक। तो अब एक तरफ तो आप लिव इन के खिलाफ हो,
बट अब ये तो हो गई ना आपकी डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज, ये लैक ऑफ नॉलेज का ही तो रिजल्ट है ना, कि अगर आपका वही लड़का अगर लड़की के साथ लिव इन में मान लीजिए रह रहा है, तो आपको लगेगा हाय पागल हो गया मेरा बेटा, क्या कर रहा है, नाक कटाएगा, ये करेगा वो करेगा। और वही लड़का अगर आपका गे है और वो लड़के के साथ रह रहा है, तो इन दैट केस क्या हो गया, वो आपकी नजरों में शरीफ है, क्योंकि वो तो अपने सेम सेक्स के साथ रह रहा है। समझ रहे हो ना? आई होप यू पीपल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। बताओ समझ आ रहा है? ये सब हर्डल्स हैं, ठीक है। अगर हम नए कानून की बात करते हैं, हम किसी टॉपिक पे बहुत, हमारे लिए बोलना बहुत इजी हो जाता है, हाँ भाई ऐसा कर दो वैसा कर दो। बट द थिंग इज कि सोसाइटी को ध्यान में रख के ही लॉ बनाया जाता है। लॉ इज डायनेमिक, ठीक है। तो जब सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाएंगे, तो जो सोसाइटी का जो सोच होगा उसी के हिसाब से तो काम होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप को आप नेचर ऑफ मैरिज में कैसे डिटरमाइन करोगे, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स बताए थे इस केस में। अब 2013 का है, कल ही मैंने आपको बताया था कि 2000 के बाद के जितने भी केसेस हैं वो आपके लिए लेटेस्ट हो जाते हैं। आप कहो मैम 2023 चल रहा है, 23 साल हो गए 2000 के बाद भी, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये लेटेस्ट ही है। क्यों? क्योंकि वी आर रीडिंग द जजमेंट्स जो भाई 1950 के बाद के हैं, 1960 वाले हैं, 1970-80 वाले हैं, ठीक है। ये हमारे लिए लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रीसेंट जजमेंट, तो रीसेंट एकदम तो हो गया आपका 18 के बाद, ठीक है। लेकिन नए जजमेंट की बात करूं जहां पर हमको लगता है हाँ कोर्ट ने अपना कुछ सोच बदला है, कोर्ट कुछ नया कर रही है, इन दैट केस आपका वो आ जाता है 2000 के बाद वाले केस लॉस, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल्स लेट डाउन किए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि वेदर और नॉट अ रिलेशनशिप इज इन नेचर ऑफ मैरिज कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको टाइम पीरियड देखना है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक बहुत बढ़िया सा एक्ट है जो हमको मदद करता है। जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, ठीक है। यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की। एंड नाउ यहाँ पर डोमेस्टिक रिलेशनशिप को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। इन रेफरेंस टू कोर्ट ने कहा कि अगर आपको डोमेस्टिक रिलेशनशिप की परिभाषा को समझना है तो आप डीवीए में जाके पढ़ सकते हो। तो 2F जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो ये फ्रेज यूज करता है क्या, एट एनी पॉइंट इन टाइम, किसी भी समय, which indicates a significant period of time to establish and maintain such a relationship which might differ from situation to situation depending on the circumstances। ये मैंने आपको कई बार कहा है कि लॉ कभी भी हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कोई दो कपल हैं, ठीक है, वो अभी पिछले 6 महीने से साथ में अगर रह रहे हैं, ठीक, और 6 महीने से रह रहे हैं और वो बहुत एक्टिव कपल है, मतलब वो बहुत सोशल है, कि आसपास के जो फ्लैट वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, वो भी उनको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको समवेयर समझ में आ गया है कि हाँ भाई ये दोनों तो साथ में रहते हैं और ये शायद लग रहा है हस्बैंड वाइफ है, ठीक, लोगों की नजरों में वो पड़ चुके हैं। वहीं पर एक कपल है जो 2 साल से रह रहा है, लेकिन इतना वो इंट्रोवर्ट है, इतना छुप छुप के निकलना और करना कि भाई किसी की नजर ना पड़े, कि उनको कोई जानता ही नहीं है। तो कोर्ट कह रही है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे लोगों का रिकॉग्निशन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैं 4 विटनेस को खड़ा करूं तो बता देंगे हाँ हाँ लगते तो मियाँ बीवी हैं। यहाँ पर पूछा जाए अच्छा ये रहते भी है क्या सोसाइटी में, साथ में रहते हैं, हमने तो इनको साथ में कभी नहीं देखा, हमने तो अलग ही अलग देखा है इनको निकलते हुए। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, केस टू केस। दूसरा है शेयर्ड हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है, घर, साथ में घर बांटना, ठीक है। मतलब हमारे मदर फादर रह रहे हैं हमारे साथ अगर रह रहे हैं, तो हम सब क्या है, हम शेयर्ड हाउस होल्ड में हैं, ठीक है, हम सब एक घर का हिस्सा बन के रह रहे हैं। तो टर्म हाउस होल्ड जो शेयर हाउस होल्ड है, ये 2S में बताया गया है। एंड इसमें कोई एडिशनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब साथ में आप रह रहे हो, तो जब लिव इन में रह रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर शेयरिंग द हाउस होल्ड, आप घर गृहस्थी को बांट के चल रहे हो। बांट के इन द सेंस वो नहीं बंटवारा करना, मतलब कि यू आर शेयरिंग। तीसरा है प्रोवाइडिंग फंड्स। प्रोवाइडिंग फंड्स का मतलब क्या हुआ, जब आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो एक दूसरे को, जब आप एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, या कोई एक है जो दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, आपके पास शेयर बैंक अकाउंट्स हैं, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टीज जॉइंट नेम पे खरीदी हैं, या फिर विमेन के नाम पर खरीदा जा रहा है,
या फिर लॉन्ग टर्म फंडिंग आप कंपनीज में कर रखे हो, जॉइंट ओनरशिप में आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो इन ऑर्डर टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये होता है गाइडिंग फैक्टर। अब देखो बहुत ही एविडेंट है, दिस इज वेरी मच एविडेंट कि ये सारे जो एक्ट्स हैं वो जनरली आप लाइफ पार्टनर्स के बीच में देखते हो व्हेन दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये सारी चीजें देखते हैं जहां पर क्या होता है दूसरे दोनों एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए दोनों वर्किंग है तो व्हाट दे डू, भाई वर्किंग है तो एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक है तो ठीक है, मतलब दोनों लोग अगर वर्किंग है तो इन दैट केस होता है कि चलो भाई एक कॉमन फंड निकालते हैं और उसमें दोनों लोग कॉन्ट्री करेंगे और फिर खर्चा पानी इससे चलाएंगे, ठीक। वही बात कह रहा है, या तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, या फिर मान लीजिए विमेन अर्निंग नहीं है तो मेल कर रहा है विमेन को, फिर बैंक अकाउंट अगर शेयर कर रहे हैं वो, तो ये एक मेजर फैक्टर आता है, क्योंकि बैंक अकाउंट शेयर करना अगेन हम उस रिलेशन में ऐसा करते हैं जो बहुत ट्रस्ट वर्दी होता है। आप जमीन खरीद रहे हो जॉइंट नेम पे या फिर विमेन के नाम पे खरीदी जा रही है, तो बेनामी ट्रांजेक्शन्स वगैरह जो होते थे, जो होते हैं विमेन के नाम पे, वो वाइफ के नाम पे ही जनरली तो लोग करते हैं ना, जो अपने नाम पे बहुत जमीन जायदाद हो जाती है तो बीवी के नाम पे खरीदना शुरू कर देते हैं। अब आप अगर ये काम कर रहे हो उस लड़की के साथ, मतलब उसके नाम पे खरीद रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसको एज अ वाइफ कंसिडर कर रहे हो। लॉन्ग टर्म फंडिंग इन द कंपनीज, अब मान लीजिए बहुत समय से आप लोग कंपनीज वगैरह में पैसे लगा रहे हो, आप जॉइंट ओनरशिप में शेयर्स आपने खरीद रखे हैं, विच मीन्स कि आप सोच रहे हो हम लॉन्ग टर्म पे रिलेशनशिप को निभाने वाले हैं। अगर देखा जाए तो ये जो सारे एक्ट्स हैं, दिस इज बेसिकली शोइंग द इंटेंशन, ये इंटेंशन शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इस इंटेंशन से क्या पता चलता है कि हाँ भाई हम रिश्ता निभाएंगे। अब वही बात हो गई, क्या मंगल सूत्र और 7 फेरे इसकी जरूरत इनको नहीं महसूस हो रही है, लेकिन ये सारी वो चीजें फॉलो कर रहे हैं जो एक मैरिड कपल के बीच में होती है। इंटेंशन और बिहेवियर जो मैंने अभी जस्ट कहा कि अगर आप कोई भी रिलेशन निभा रहे हैं तो उसके पीछे आपका इंटेंशन कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। इंटेंशन वो हो गया जो हम और आप सोच रहे हैं, दो लोग रह रहे हैं तो उन दोनों के दिमाग में क्या है। बिहेवियर वो हो गया कि उनके बिहेवियर से लोगों का क्या ओपिनियन स्टैब्लिश हो रहा है, क्या लोगों की नजरों में भी वो मियाँ बीवी लगते हैं, हस्बैंड वाइफ लगते हैं। तो पार्टनर का जो कॉमन एम है अगर रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल ड्यूटी ऑब्लिगेशंस को लेके, तो ये सब नेचर को बताता है, ठीक। फिर आते हैं हम डोमेस्टिक अग्रीमेंट पे, ये क्या है, जैसे कि डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलरली टू वुमेन की होम मैनेज करना, हाउस होल्ड हैंडल करना, ठीक है, हाउस होल्ड चोर्स, ये मैरिज लाइक रिलेशनशिप का एविडेंस है, ठीक है। ये हो गया जो बताता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट की बात करता है कि भाई तुम घर मैनेज करो, तुम देख लो कैसे घर चलाना है, ठीक है, क्या क्या रहेगा, राशन में क्या आना है, कैसे आना है, ये छोटी छोटी चीजें जो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली शादी के बाद अगर कंसिडर करते हैं होती है, तो अगर वो आप उसको दे रहे हो तो। लास्ट आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पब्लिक सोशलाइजेशन, पब्लिक की नजरों में आप क्या है। अगर आप सोसाइटी में हैंग आउट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अदर्स इंटरेक्ट कर रहे हो इस तरीके से लाइक यू आर अ मैरिड कपल, तो एक सिग्निफिकेंट सिचुएशन है इस रिलेशनशिप को रिटेन करने के लिए। बहुत ही बड़ा फैक्टर आ जाता है अगर सोसाइटी ही आपको हस्बैंड वाइफ की तरह ट्रीट करने लग जाए, तो बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है आपको मैरिज की तरह सर्टिफिकेट देने का, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द फैक्टर्स जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं, जो कि किस केस में कहा गया था, इंदिरा शर्मा वर्सेस वी के वी शर्मा। बताओ इतना क्लियर हुआ गाइस? प्लीज लेट मी नो, दिस मच इज क्लियर? फाइन, यादें लोग भाग गए क्या? दिखा तो रहे हैं क्लास में हैं तो, हाँ, लेकिन मैसेज नहीं करते हैं। चलो, नाउ कमिंग अप टू लॉज रिलेटेड टू लिव इन रिलेशनशिप। अब मैंने आपसे क्या कहा कि आप कोई भी चीज सोच रहे हो एक्सरसाइज करने का कि हाँ भाई ये तो हमारी सोसाइटी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक, लेकिन क्या कानून उस पर बना है, कितना सपोर्ट किया जा रहा है, कितना नहीं किया जा रहा है, ये सारे फैक्टर यहाँ पे मैटर करते हैं, ठीक। आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगेन आपको मालूम है ये वो आर्टिकल है जो आधी दुनिया की चीजें कवर करता है, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है भाई, आर्टिकल 21 से रिलेट कर दो। तो जब हम लिव इन की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 21 में लाइफ की, तो लाइफ से जुड़ी चीज लिव इन, ठीक है, कि मेरी जिंदगी का फैसला है, हम रहना चाहते हैं उसके साथ,
हम शादी करें ना करें, मेरी चॉइस है, ठीक। ये सारे फैक्टर्स को कोर्ट ने कंसिडर करते हुए आर्टिकल 21 को रिलेटेड प्रोविजन माना। कैसे, किस केसेस में कहा कि आर्टिकल 21 कवर होता है? तो 21 जो है बेसिक आपकी राइट टू लाइफ को कवर करता है, पर्सनल लिबर्टी को करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफी जजमेंट्स में कहा, जैसे 2010 का केस था एस खुशबू वर्सेस कनाईएमएल का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको काफी साउथ के केसेस देखने को मिलेंगे, लिव इन वगैरह वाले काफी केसेस, और पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे केस लॉज मुझे मिले थे जब मैं ढूंढ रही थी। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स द राइट टू कोहैबिट विदाउट इंटरप्शन। समझ रहे हो? यहाँ पर साफ साफ कोर्ट ने कह दिया कि जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है वो कोहैबिट की राइट भी इंक्लूड करती है बिना किसी इंटरप्शन के। कोहैबिटेशन का मतलब आप समझ रहे हो, जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होने वाली रिलेशंस की बात हम करते हैं जब, तो उसको हम कोहैबिटेशन कहते हैं, ठीक है, द वे दे लिव टुगेदर। तो कोहैबिट जो है बिना इंटरप्शन के, मतलब किसी और का इसमें इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। अगर हम लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू कोहैबिट, ठीक है। अब जो मेजर आपका एक्ट जो कवर करता है इन सब को, वो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, ठीक है। ये एक्ट क्या कहता है, यहाँ पर मैंने आपको भी बताया था कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप की ये बात करता है। तो सेक्शन 2F जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो कहता है कि एक रिलेशनशिप है जो नेचर ऑफ मैरिज की तरह है बिटवीन टू पीपल रिजाइडिंग इन अ शेयर्ड होम। एक घर है जिसमें दो लोग हैं, उस घर को दो लोग शेयर कर रहे हैं, और इन द नेचर ऑफ मैरिज, वो शादी के नेचर की तरह रह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो शादी करके रह रहे हैं, बट दे आर लिविंग एज अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, ठीक है। नाउ लिव इन रिलेशनशिप्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, ऑलरेडी टोल्ड यू, ये सिर्फ लिखा हुआ पढ़ रही हूँ। ऑलरेडी आपको मैं एक डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ, जिसके बाद आपको सिर्फ केस लॉज जानने की जरूरत है, कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैरिज के, क्यों? क्योंकि पार्टनर्स रहते हैं लंबे समय के लिए और खुद को रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के सामने एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। आप कभी भी लिव इन पार्टनर से मिलो, तो लिव इन पार्टनर से जब आप मिलोगे ना, तो वो होते हस्बैंड वाइफ ही हैं, ठीक है। आते हैं गीत, आते हैं इस पे, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। वो यही चाहते हैं कि हमको सोसाइटी हस्बैंड और वाइफ ही रिकॉग्नाइज करे। आप इन दोनों के जो बीच की बॉन्ड होती है, जो इनके बीच का कॉन्वर्सेशन होता है, इट इज मोर लाइक हस्बैंड एंड वाइफ। क्योंकि भाई दो लोग जब साथ रह रहे हैं तो क्या ये थोड़ी ना कि हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं तो उनके अंदर कोई अलग आत्मा आ जाएगी, और लिव इन पार्टनर की तरह रह रहे तो कोई अलग आत्मा नहीं। हाँ, थोड़ा सा एक कंसर्न कह सकते हो कि हस्बैंड वाइफ में उनको पता है कि अब हम बाउंड है एक यूनियन से, एक भैया 7 फेरे लेके आए हैं, कस्टम फॉलो करके आए हैं। लिव इन में एक थोड़ा सेंस ऑफ रिलीफ, साय ऑफ रिलीफ होता है कि हाँ, हम कभी भी सेपरेट हो सकते हैं, आप ये कह सकते हो। यहाँ पे इंटेंशन मैटर करता है, ठीक है। सो फिर भी एटलीस्ट जब तक सब अच्छा होता है, तब तक ये खुद को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। ना एज अ रिजल्ट दे फॉल अंडर द परव्यू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एंड देयरफॉर जो विमेन होती है लिव इन रिलेशनशिप में, वो प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस इस एक्ट के तहत मांग सकती है, ठीक है। इस एक्ट के तहत वो मांगती है मेंटेनेंस भी। मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में मिलता है, ठीक है। कोर्ट ने कहा 125 में, अब लिव इन रिलेशनशिप में अगर दो लोग रह रहे हैं और वो दो लोग जो है सोसाइटी की नजरों में एज अ हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो अगर वो लड़की को, कल को लड़का छोड़ता है, तो वो लड़की क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस, अगर उसके रीजंस जो हैं वो वैलिड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस में तो लिखा, इंक्लूड कर ही दिया था, ठीक। नाउ हियर कम्स हिंदू मैरिज एक्ट एंड ऑल में। हाँ जी, हाँ गीत, लिव इन में भी मिलेगा। ये पढ़ा नहीं है तुम लोग ने? चलो मैं पढ़ा दूंगी एक बार। मैं 125 मेंटेनेंस पे, ठीक है, एक लेक्चर ले लूंगी इसी में, स्पेशल में। इसमें मैं तुम लोगों को सारे केस लॉज बता दूंगी प्रॉपर, जितना एक्सटेंशन हुआ है ना 125 का रिसेंट में, कि लड़की दे सकती है कि नहीं, क्या स्टेप मदर अपने स्टेप सन से ले सकती है कि नहीं, ये सारे जो एरियाज हैं बहुत वाइड हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक लेक्चर इस पे बना दूंगी और इसमें हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब गीत, तुम्हारा जो क्वेश्चन है, अच्छा गीत कोशिश किया करो कि क्वेश्चंस को डाउट सेक्शन में पोस्ट करो, ठीक है। डाउट सेक्शन में पोस्ट करा करो, हम अपने हिसाब से ले लेंगे उसको। एडल्ट्री के बेस पर पनिशमेंट क्यों है हिंदू मैरिज एक्ट में? सुनो गीत, हिंदू मैरिज एक्ट में पनिशमेंट नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में
सेक्शन 13 में डाइवोर्स है। डाइवोर्स का जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में एडल्ट्री है। समझ रही हो? व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 487 आईपीसी, है ना, ये एडल्ट्री हुआ करता था। ये एडल्ट्री हुआ करता था जिसमें पनिशमेंट थी। जिस पनिशमेंट की तुम बात कर रही हो ना, ये पनिशमेंट इसमें थी कि अगर कोई भी पर्सन करता था एडल्ट्री, गीत कुछ पीछे के लेक्चर्स भी देखना, मैंने कब डिस्कस किया हो। अच्छा सॉरी, 497, मुझे लगा गलत है कुछ। थैंक यू सक्षम। मैंने कौन से लेक्चर में ये थोड़ा एडल्ट्री का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कोई मुझे बता पाएगा? एक तो गीत मैंने थ्योरीज ऑफ डिवोर्स वाला जो लेक्चर है ना स्पेशल क्लास का, उसमें मैंने डिस्कस किया है, तुम एक बार उसको देख सकती हो, ठीक है। बाकी मैं ऊपर ऊपर थोड़ा बता दे रही हूँ। 497 आईपीसी जो था वो आपका एडल्ट्री से डील करता था, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो समय आ गया है, नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी डोंट नीड टू क्रिमिनलाइज दिस थिंग। एडल्ट्री को अब हमें क्रिमिनलाइज करने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियर कट बोल दिया। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, पहले जो केस फाइल हो रहा था, अगर ए है यहाँ पर बी है, ठीक है, ए इज द हस्बैंड एंड बी इज द वाइफ ऑफ सम अदर मैन, तो इसकी जो वाइफ होती थी वो यहाँ पर केस फाइल नहीं कर सकती थी। ओनली द पर्सन हु कुड फाइल द केस वाज इस वाइफ का हस्बैंड। ये हस्बैंड हस्बैंड के अगेंस्ट केस कर सकता था। तो जब आप हस्बैंड को हस्बैंड के अगेंस्ट केस करने का अलाउ कर रहे हो, तो बहुत बार चैलेंज हुआ, ये कई बार चैलेंज हुआ कि भाई ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ठीक है, दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। क्यों? क्योंकि दोनों के स्पाउस जो हैं एडल्ट्री कमिट कर रहे हैं, तो हम अगर एक हस्बैंड को ये हक दे रहे हैं तो हम एक वाइफ को हक क्यों नहीं दे रहे? तो वहां पे क्लियर कट बोला गया कि भाई ये जो वाइफ है, हम ऐसा मानते हैं कि उसको वो पीड़ित है और वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। हमारे भारत में जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही डोमिनेंट हैं, ठीक है, उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है, उनको लोग सिखा पढ़ा देते हैं। ये सारी सिचुएशन को समझ के कोर्ट ने कहा कि हम इनको अलाउ नहीं कर सकते कि आप इनको कोर्ट तक लेके जाओ, ठीक है। लेकिन हस्बैंड जो है, आदमी हमारे यहाँ का चालाक है, इंडिया में हमारे यहाँ का जो मैन है वो चालाक है और वो जो है ये काम करता है, तो इसलिए उसके अगेंस्ट केस करो। लेकिन अब जब बात आई 2018 की, तो जोसेफ शाइन में कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया, जोसेफ शाइन में कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, अडल्ट्री इज नो मोर ऑफेंस। अब ये जो विमेन है, ठीक है, ये बेवकूफ नहीं है, आप इसको एक कैटल की तरह, चैटल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, सॉरी कैटल गलत बोल दिया, चैटल, आप इसको चैटल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको नहीं चला सकते हो। शी नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो अब हम इसको भी हक ना देके हम क्या करेंगे, वो आदमी का भी हक छीन लेंगे और हम इसको क्रिमिनलाइज अब नहीं करेंगे। ये क्लियर कट कोर्ट ने बोल दिया। एंड गीत, व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज कि हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स में इसको ग्राउंड रखा गया कि हम क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हैं भाई, एक दो लोगों के बीच की बात है, दो घरों के बीच की बात है, कोर्ट कह रही है आप लोग अपना मामला सॉर्ट आउट करो, हम आपके बीच में क्यों पड़े। कोर्ट ने बहुत क्लियर कह दिया। कोर्ट कह रही है अगर आपको अपने हस्बैंड से दिक्कत है, आपको अपनी वाइफ से दिक्कत है, यू जस्ट गो इन हिंदू मैरिज एक्ट एंड जस्ट क्लेम द डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। आप डिवोर्स लो, हाँ जी बिल्कुल गीत, आप डाइवोर्स ले सकते हो, बट अब आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हो। ये दिस इज एडल्ट्री इज नो मोर ऑफेंस। क्लियर? गीत क्लियर हो गया? तो इस तरीके से यहाँ पर कि अब लिव इन रिलेशनशिप में आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मिलता है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस मिलता है, एंड सेकेंड आपको 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस मिलता है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, मैंने जो अभी आपको जस्ट बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द 125 ऑफ सीआरपीसी, मैं एक लेक्चर इस पे बना दूंगी, आई एम अगेन रिपीटिंग। 125 टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस, 125 टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस, जो कि एक सेक्युलर प्रोविजन है। व्हाई दिस इज अ सेक्युलर प्रोविजन? बिकॉज ये सारे रिलीजन के लोगों के लिए है, ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, इट इज मेड फॉर ऑल। तो जब ये सेक्युलर प्रोविजन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने धीरे 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 एम्बिट को काफी बड़ा कर दिया है। 125 वाइफ को अलाउ करता है कि भाई आप मेंटेनेंस अपने स्पाउस से ले सकते हो अगर वो मना कर देती है सपोर्ट करने को। इफ अ वुमेन इज एबल टू फॉर्म अ मैरिज लाइक कनेक्शन, समझ रहे हो, वो शादी नहीं कर रही है
but she want to make a marriage like connection. So she is eligible to receive maintenance from that man because the court can make the assumption that such a relationship is a marriage and women is considered to be a wife. पूरी बात मेरी समझने की कोशिश करो. What I am repeating again and again, it is totally about the intention. सिर्फ इंटेंशन की बात है, दिमाग का ख्याल है. भाई शादी के मामले में क्या है कि आप एक बंधन से बंध रहे हो, आपको दुनिया ने हस्बैंड वाइफ मान लिया, बट यहाँ पर आप अपने दिमाग में खुद को एक दूसरे को एज अ लाइफ पार्टनर समझ के चल रहे हो. तो अगर विमेन जो है वो एक मैरिज लाइक कनेक्शन बनाती है तो वो क्या कर रही है, वो मेंटेनेंस ले सकती है. कोर्ट ने क्लियरली बोला कि वो मेंटेनेंस लेगी, बिकॉज कोर्ट ये अजम्पशन ले रही है कि वो रिलेशनशिप एक मैरिज है और विमेन वाइफ है. क्योंकि अगर यहाँ पर हमने विमेन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो होगा क्या, शी कैन कम इनटू एन अब्यूजिव रिलेशनशिप. यहाँ पे वो जिस भी मैन के साथ है वो मैन उसके साथ किसी भी तरीके का व्यवहार कर सकता है, बिकॉज उसको ये रिलैक्स है कि भाई मुझे तो कोर्ट पनिश नहीं करेगी क्योंकि मेरे लिए तो कोई कानून नहीं बना है. इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या किया, 125 में लिव इन रिलेशनशिप की विमेन पार्टनर को इंक्लूड किया. क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इन दैट केस वो बहुत ही अब्यूजिव रिलेशनशिप में एंड अप हो सकता था. ठीक है, प्राइमरी गोल जो था, देखो अगेन जो मैंने अभी बोला, लिव इन रिलेशनशिप में इंक्लूड करने का, वो अंडर द परव्यू था वुमेन को सेफगार्ड करना डोमेस्टिक वायलेंस से. वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से सेफगार्ड करना एंड लीगल थ्रेशोल्ड पार्टनर्स के लिए बढ़ाना टू द लेवल ऑफ मैरिज, कि उसके मन में, पार्टनर के मन में एक डर बैठा रहे कि मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो भाई मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई. ठीक है, तो मैं कहीं और शादी करने का भी सोचूं तो भी मैं नहीं कर सकता, भले मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूं. तो ये सारी चीजों को कंसिडर करके एक लीगल थ्रेशोल्ड वाली यहाँ पर पार्टनर्स के लिए बात आई कि आपको समझना पड़ेगा कि वी आर ट्रीटिंग दिस रिलेशन एज अ मैरिज. आप भले समझ के रह रहे हो कि नहीं, क्योंकि हर एक का लिव इन का डेफिनेशन अलग है ना. आप कैसे कह सकते हो कि दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनका लिव इन की डेफिनेशन इज इक्वल टू द पीपल लिविंग इन मुंबई, उनका डेफिनेशन सेम है. क्योंकि रीजन वाइज भी चेंज होते हैं सर्कमस्टेंसेस. दूसरा, मान लीजिए एक लोग लिव इन में रह रहे हैं जहां पे खाली जो लड़का है बॉय इज अर्निंग, और एक है जहां पर बोथ आर वर्किंग, ये भी लिव इन की परिभाषा अलग है. ठीक है, तो ये मैटर चेंज होता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेसिडेंट को और एक्सपैंड किया मालीमठ कमेटी की गाइडलाइन से. मालीमठ कमेटी बैठी इस पर, होम मिनिस्ट्री ने इस कमेटी को अपॉइंट किया था. कमेटी को जो चेयर किया था वो थे जस्टिस मालीमठ, और इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था इस प्रोपोजिशंस पे. ठीक है, कमेटी ने सबमिट किया अपनी फाइंडिंग 2009 में. कमेटी ने क्लियर बोल दिया कि भाई 2009 में कि जो डेफिनेशन है मेंटेनेंस की आपकी 125 में, इसको बदल देना चाहिए टू इनेबल विमेन टू ऑब्टेन इट. समझ रहे हो, इसको बदल दो. अब हर एक महिला को वो रख दो जिसको जरूरत है. आप कॉमन महिला रखो, सिंपल महिला रखो, वो महिला कोई भी हो सकती है. जस्ट कीप इट सिंपल. सो एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के अभिजीत बीका सेठ औती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में कहा कि विमेन को अपनी मैरिज प्रूव करना जरूरी नहीं है अगर उसको 125 में मेंटेनेंस चाहिए. जब आपको मैं 125 पढ़ाऊंगी तो आप उसमें देखना लैंग्वेज कि अ हस्बैंड, अ मैन लिखा होता है. ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स भी ले सकते हैं, चिल्ड्रन भी ले सकते हैं मेंटेनेंस. ठीक है, सो मैन इज सेड टू मेंटेन, ठीक, हिज वाइफ, हिज पेरेंट्स, हिज चिल्ड्रन, इस तरीके से दे रखा है. इफ ही हैज सफिशिएंट मींस, इस तरीके से दे रखा है. सो मैं यहाँ पे जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि कोर्ट का कहने का मतलब है कि आपको वाइफ होना जरूरी नहीं है. अब वाइफ होना जरूरी नहीं है. ठीक है, मीनिंग विमेन अगर लिव इन रिलेशनशिप में है तो वो एंटाइटल्ड है. ये डिसीजन डिमॉन्स्ट्रेट करता है हमारी जुडिशरी का लिबरल और कंटेम्प्रेरी स्टांस. हो सकता है आगे चल के 125 की परिभाषा भी चेंज हो जाए, हो सकता है अमेंडमेंट से कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर भी दिए जाएं. ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए इंटरप्रिटेशन में आप ये समझ के चलोगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कह देती है किसी केस में तो आपको उसको प्रेसिडेंट मान के फॉलो करना ही करना है. अब अगर मैं लीगैलिटी की बात करूं कि इंडिया में लीगैलिटी क्या है लिव इन रिलेशनशिप्स की, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को लेजिटिमेट बोला था. बहुत बड़ी बात है, 1978 में, 1978 में बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को लेजिटिमेट बोला.
कोर्ट ने कहा कि इंडियन लॉ में जो लिव इन रिलेशनशिप होती है वो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में, वी आर नॉट सेइंग कि आप माइनर होके लिव इन में रहो, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिव इन रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट्स, और ये लीगल है। लीगल है अगर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मैरिज, लाइक अगर लीगल एज है, अगर कंसेंट है, दोनों साउंड माइंड के हैं, ये अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं तो इन दैट केस इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई भी रूल परमिट या बैन नहीं कर सकता ऐसे कनेक्शन को। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको मैरिज से कंपेयर किया कि दो लोगों के बीच में शादी कब संभव है, जब लड़की 18 साल की हो, लड़का 21 साल का हो, जब दोनों की कंसेंट हो, फ्री कंसेंट। समझ रहे हो? जोर जबरदस्ती वाली शादी नहीं चलती है। जब दोनों साउंड माइंड के हों, क्यों? क्योंकि अनसाउंड माइंड के केस में वो शादी वॉइड डिक्लेयर कराई जा सकती है, वॉइडेबल। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अगर पूरे हो रहे हैं तो वो दो लोग लिव इन में रह सकते हैं डेफिनेटली। लता सिंह स्टेट ऑफ यूपी का केस 2006 का, ये केस तो एक तरह से मैरिज की भी बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भले लिव इन रिलेशनशिप अनएथिकल हो लेकिन इलीगल नहीं है। अब मुझे क्या कोई बता सकता है, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज इमोरल? अच्छा मैं पूरी लाइन लिखती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेक। चलो दोनों का मुझे जवाब दो। पहले का जवाब, अभी रुकना, मैं पॉल क्रिएट कर रही हूँ। पहला है व्हाट इज इमोरल इज इलीगल। जो इमोरल होता है क्या वो इलीगल होता है? बताओ। जो इमोरल होता है वो डेफिनेटली इलीगल होता है। वेरी गुड, फॉल्स, डेफिनेटली गलत है। नाउ टेल मी द सेकेंड आंसर। व्हाट इज लीगल इज इमोरल, सॉरी व्हाट इज लीगल इज मॉरल। चलो सक्षम को और शशांक को तो बात समझ में आ गई। ठीक है, दोनों का आंसर इज फॉल्स। कैसे? पहला तो समझ गए, अगर कोई चीज इमोरल है वो जरूरी नहीं है इलीगल हो। कैसे कहना चाह रही हूं मैं? कहने का मतलब ये है कि लिव इन, हम इसकी बात कर रहे हैं, लिव इन हमारी सोसाइटी में इमोरल है। ठीक है, मेजॉरिटी, सबके लिए नहीं, मान लीजिए 70% जो जनता है, इंडियंस है, उनका मानना है कि लिव इन इमोरल है। क्या इलीगल हो गया? नहीं ना, कहीं किसी कोर्ट ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि ये इलीगल है, और ना ही कोई एक्ट बनाया गया है जो इसको इलीगल ठहराता है। पहली चीज, इस नाते इमोरल चीज इलीगल नहीं हो सकती। ठीक है, यस, इमोरल का मतलब होता है अगेंस्ट द लार्जर पब्लिक बिलीफ, एंड बट इलीगल इज अगेंस्ट द लॉ। इमोरल इज समथिंग हमारी सोच से निकल के जो आता है, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी गांव में रह रही हूँ, ठीक है, अगर आई एम लिविंग इन अ विलेज, ठीक है, मैं गई हूँ कुछ दिन के लिए एक विलेज में, मैं रहती हूँ परमानेंट सिटी में। ठीक है, इसी सिटी में मैं कोई ऐसी ड्रेस पहन के चलती हूँ जो कॉमन है, जो बहुत कॉमन है, लोगों को आदत है मेरी वो कपड़े देखने की। लेकिन जब उसी दिन मैं फिर मैं कुछ दिन के लिए अपने गांव जाती हूँ और वही कपड़ा मैं फिर वहां लेके जाती हूँ, जब मैं वही ड्रेस पहनती हूँ तो लोगों को वो गलत लगने लगता है। क्या वो इलीगल हो गया? डेफिनेटली नहीं, वो इमोरल हो गया। वहां पे उनको लग रहा है हमारे यहाँ का ये कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ की लड़कियां ये कपड़े नहीं पहनती हैं, ठीक, बट वो इलीगल नहीं है। आई एम अलाउड टू वेयर व्हाट आई वांट टू, मुझे फ्रीडम है। ठीक है,
मैं यहाँ पर सिटी में हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है बोलना, मेरा काम है अपने व्यूज को रखना, 4 लोगों के बीच में मैं बैठ के अपनी बात कह सकती हूँ। यहीं पर मैं जब गांव गई हूँ तो पंचायत बैठी हुई है, वहां पर मुझे कोई चीज गलत होती दिखी, वहां पर मैंने अपना मुंह खोल दिया। वहां पर मैंने अपना मुंह जैसे ही खोला, लग अरे यहाँ लड़की भी बोल रही है, लड़की कैसे बोल सकती है। वहां पर वो प्रैक्टिस नहीं है, वहां पर महिलाएं घूंघट काट के घर के अंदर बैठती हैं, तो वो प्रैक्टिस के अगेंस्ट हो गया। तो जनरली इमोरल मोरालिटी कैसे डिसाइड होती है, जो प्रैक्टिस के अगेंस्ट होती है। ठीक, मैं क्या कह रही हूँ कि आपके और मेरे मम्मी पापा शायद लिव इन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिस देखी नहीं है, बट यही मम्मी पापा हमारे अगर जो है कुछ साल बाद और देखते रहेंगे तो उनको आदत पड़ जाएगी। उन्होंने भी काफी चीजों की आदतें डाली हैं, जैसे मैं यहाँ पे ड्रेस की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने की बात करूं, मैं यहाँ पर बोलने की बात करूं, तो हमारे आपके फादर मदर ने इस चीज को एक्सेप्ट एक टाइम के साथ किया। भले उनके यहाँ लड़कियों को उस जमाने में नहीं पढ़ाया जाता होगा, बट उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने हमको बाहर निकाला, जाओ अकेले जाओ, खुद इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, खुद कमाओ, खुद देखो, खुद समझो। ये चीजें हुई क्यों? क्योंकि सोसाइटी में रह रहे हैं ना, तो सीखा समझा, वही तरीका है। जब आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी का परसेप्शन यू अडॉप्ट एंड देन आपका वो मोरालिटी की डेफिनेशन बन जाती है। मोरालिटी की डेफिनेशन सोसाइटी टू सोसाइटी तो चेंज होती ही है, स्टेट वाइज भी चेंज होती है, बट आप बिलीव नहीं करोगे वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती है। मेरी जो भाषा है, मेरी जो मोरालिटी की परिभाषा है, वो आपकी नहीं हो सकता, आपकी ना हो, ठीक, वही किसी और की ना हो, ये होता है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, जो लीगल है वो मॉरल है। अगेन वही बात, मान लो आप जब 377 को, चलो 377 छोड़ दो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला 377, दूसरा एडल्ट्री, बहुत प्रिविलेंट एग्जाम्पल है ना। तीसरा सबरीमाला, 2018 के जजमेंट बहुत बढ़िया आए थे, एक से एक फिनोमिनल, जो बहुत कुछ सिखा के गए हैं। ठीक, चलो इन्हीं तीनों को लेके चलते हैं। 377 हमने अलाउ कर दिया, 2 पार्टनर हैं बंद कमरे में, व्हाट दे आर डूइंग हमें समाज से मतलब नहीं है, आप अपनी प्राइवेसी में रहिए, आप विद इन द डोर्स रहिए, आप अपना क्या इंटरटेन कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप पब्लिक में आके डिसेंसी और मोरालिटी को वायलेट नहीं करते हैं। इतना भी एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में अभी भी। 377 भले आपने अलाउ कर दिया, बट अभी भी हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। फॉर द सेम रीजन सेम सेक्स मैरिज का हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये हो गई पहली। दूसरी, आपने अडल्ट्री को क्या कमिट ऑफेंस मना हटा तो दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि अडल्ट्री ऐसी चीज है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? भले आप क्रिमिनलाइज नहीं कर रहे हो, बट ऑब्वियसली ये डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ इमोरल है, इलीगल नहीं है, समझ रहे हो, क्रिमिनलाइज नहीं है अब, यानी इलीगल नहीं है लेकिन इमोरल हो सकता है। ये अगर लीगल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉरल है। इन द सेम वे सबरीमाला में आपने कह दिया कि मंदिर में हम जा सकती हैं, 10 साल से 50 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं वो डेफिनेटली लॉर्ड अयप्पा की वर्शिपर्स हैं, वो जा सकती हैं, आपने अलाउ कर दिया। बट जस्टिस इंदु मल्होत्रा बार बार कह रही हैं कि भाई हम कैसे इनका कस्टम डिसाइड करेंगे। अभी भी देखिए, कुछ टाइम पहले भी ये इशू फिर से उठा था, जिसमें कहा गया कि भले केस में बोल दिया गया लेकिन अभी भी अलाउ नहीं किया गया। जब कुछ महिलाएं चली गई बाद में, तो फिर से पूरी मंदिर को स्वच्छ किया गया कि भाई मंदिर जो है इन लोगों के जाने से अस्वच्छ हो गया, और इसमें महिलाएं ही थी जिन्होंने ये काम करवाया, समझ रहे हो आप। तो अब क्या है, मंदिर में जाना इज नॉट इलीगल, मंदिर में जाना इज लीगल, बट अकॉर्डिंग टू द वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड अयप्पा इट इज इमोरल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो लीगल है वो मॉरल है जरूरी नहीं है, जो इलीगल है वो इमोरल हो ऐसा जरूरी नहीं है। गाइस क्लियर हुआ ये पॉइंट मैं जो समझाना चाह रही थी? इसीलिए इंस्टांसेस के साथ समझा दिया, ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप देखो, अपने आसपास के इंस्टांसेस को समझो, रिलेट करो। वही एस खुशबू कनायमल वाला केस था जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर आप साथ में रहते हो तो ये राइट टू लाइफ है जो आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है, एंड अगर हम इसको इमोरल कंसिडर कर रही है हमारी सोसाइटी, समझ रहे हो, हमारी सोसाइटी इसको इमोरल कंसिडर कर रही है, दैट डजंट मीन कि ऑफेंस है। ऑफेंस नहीं है ये हम लॉ में, आप इमोरल समझते हो, आप समझते रहो, बट ये ऑफेंस नहीं है। अच्छा, दीज केस लॉज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लेना, अपने पास सिक्योर करके रखना, ठीक है।
इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर दोनों पार्टनर्स अनमैरिड हैं और म्यूचुअल रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तो ऑफेंस नहीं है। कोर्ट ने क्लियरली कह दिया। ये वही है केस, ये वही केस है जिसमें सेवरल पैरामीटर्स मैंने अभी बताए थे कि टाइम पीरियड क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है, पब्लिक का रिएक्शन क्या है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व थी। ठीक है, सो इस केस में कोर्ट ने बहुत क्लियरली कह दिया अगर दोनों अनमैरिड और म्यूचुअल रिलेशनशिप में है तो आप इसको ऑफेंस नहीं बोल सकते हो। सेम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन 1993 में दिया गया था एसपीएस बाल सुब्रमण्यम वर्सेस सुरुतायन। मैंने आपसे कहा साउथ के केसेस बहुत दिखेंगे। अगर एक मैन और वुमेन है, साथ में रह रहे हैं एक लंबे अरसे से, और लेजिस्लेशन ऐसा मान के चलेगा कि वो लीगली मैरिड हैं जब तक कि रिवर्स प्रूव ना हो जाए, यानी प्रिजम्पशन, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगी दैट यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। सेक्शन 50 इंडियन एविडेंस एक्ट, opinion as to relationship is relevant under Indian Evidence Act under section 50। उसमें क्या होता है, दो लोगों के बीच में क्या रिलेशन है ये सोसाइटी क्लियर करेगी, सोसाइटी की नजरों में। अगर कोई अगर आप हैं, आपके फादर हैं, दो लोग साथ में रह रहे हो एक घर में, ठीक है, डेली आप निकलते हो साथ में वॉकिंग करने जाते हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो उनके नजर में आप बाप बेटे हो। अगर कल को कोई इशू आता है, आपको प्रूव करना पड़े भाई ये मेरे फादर हैं, तो वहां पर उनका ओपिनियन मैटर करेगा, आपके अड़ोसी पड़ोसी का, नेबर का, कि हाँ भाई हमें तो लगता था ये बाप बेटे हैं। ठीक, उसी तरीके से अगर लिव इन पार्टनर्स हैं, साथ में रह रहे हैं, लोगों को लग रहा है हाँ यार डेली तो सुबह जाते हैं और सामान लेके आते हैं, वॉक पे जाते हैं, फिर ऑफिस भी साथ में जाते हैं, फिर लौटते टाइम आते हैं, फिर शाम को सामान लेने जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, तो लगता तो हस्बैंड वाइफ ही है। अगर आपका ये ओपिनियन नेबर का है अगर, तो ये ओपिनियन मैटर करता है इंडियन एविडेंस एक्ट में अंडर सेक्शन 50। ठीक है, ये मैटर करता है, ओपिनियन एज टू रिलेशनशिप कब रेलेवेंट होता है। तो यहाँ पर कोर्ट एज्यूम करके चलेगी, लेजिस्लेशन एज्यूम करके चलेगा कि जब तक कि रिवर्स प्रूव ना हो जाए, जब तक कि कोई और अगेंस्ट वाली चीज ना लेके आ जाए ना, नहीं नहीं हम तो नहीं है, लड़का कह दे, लड़की कह रही है हम हैं लिव इन पार्टनर, हम हस्बैंड वाइफ की तरह हैं, लड़का कहे हैं किसने कहा, क्या सबूत है, तो वो अलग बात है। स्ट्रॉन्ग एजम्पशन जो होता है ये मैरिज को फेवर करता है, बट इट इज आर्बिट्रेरेबल एंड द पर्सन कॉन्ट्राडिक्टिंग इट बेयर्स द बर्डन ऑफ प्रूफ। वही बात है, जो विरोध करेगा उसको फिर उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि भाई तुम प्रूफ करो। इफ यू आर सेइंग कि आप साथ में नहीं रह रहे थे, आप मैरिड नहीं थे, तो आप साथ में भी नहीं रह रहे थे, आप कह रहे हो लिव इन पार्टनर नहीं थे, तो आप प्रूफ करो। फर्दर मोर, चिल्ड्रन जो पैदा होते हैं इस रिलेशनशिप में, वो पेरेंट की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर पाएंगे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच वॉज टोल्ड बाय द कोर्ट इन 1993 इटसेल्फ। 1993 में ही कोर्ट ने यह बात कह दी कि इस रिलेशनशिप से पैदा होने वाला बच्चा अपनी पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। ठीक है, आगे कुछ हाईकोर्ट के जजमेंट्स हैं, जैसे गुलजा कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। थोड़ा सा अजीब था ये जजमेंट, बहुत अजीब था, 2021 का है ये। जस्टिस एच.एस. मदान ने कहा कि जो नॉन मैरिटल रिलेशनशिप होती है, मतलब जो शादीशुदा रिश्ते नहीं होते हैं, वो कल्चरली और मॉरली जस्टिशिएबल नहीं है, जस्टिफिएबल, वो लीगली नहीं है, वैलिड नहीं है इनके हिसाब से, मतलब कि मॉरली भी गलत है, कल्चरली भी गलत है। अगेन वही कल्चर की बात आ गई। एज अ रिजल्ट इन्होंने क्या किया, पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया, जबकि ये हाई कोर्ट का जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि हाँ लिव इन रिलेशनशिप क्या है, लेजिटिमेट है। लेकिन गुलजा कुमारी के केस में कोर्ट ने प्रेसिडेंट को नहीं माना, जो कि रूल ऑफ द कोर्ट है, क्योंकि टॉप कोर्ट आपकी ये ऑलरेडी कह चुकी है। फर्दर आगे चल के इसमें कुछ हुआ था, इन्होंने नेक्स्ट आने वाले केस में अपने जजमेंट को चेंज किया था, बिल्कुल अपोजिट ऑब्जर्वेशन देते हुए। ठीक है, तो इसमें तो इन्होंने मना कर दिया। पुष्पा देवी स्टेट ऑफ पंजाब, शायद यही केस रहा होगा क्योंकि ये भी 2021 का ही है और ये भी पंजाब का ही है। तो पंजाब हाई कोर्ट यहाँ पे भी इन्वॉल्व थी। पेटिशनर जो थी वो फीमेल जो थी वो लगभग 21 साल की थी और जो लड़का था वो 19 साल का था। ठीक है, लड़की बड़ी है यहाँ पर 21 साल की। अब इसकी जो शादी की एज होती है वो 18 है और ये ऑलरेडी 21 की है, लेकिन लड़का 19 का है जिसकी शादी की एज 21 होती है। तो मतलब ये अपनी लीगल एज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है अभी। पेटिशनर ने कोर्ट की प्रोटेक्शन मांगी कि हमारे लिव इन को प्रोटेक्ट करिए फैमिली से। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली हमें मारना चाहती है अपनी फैमिली रेपुटेशन को बचाने के लिए। दे वर अनेबल टू मैरी बिकॉज जो एप्लीकेंट था बॉय, दे हैड नॉट रीच द लीगल एज। अब वही बात हो गई ना, शादी नहीं कर पाए
क्योंकि 21 साल नहीं पहुंचा था। मैंने अभी पीछे आपको एक केस बताया जिसमें कहा गया कि जितनी भी रिक्वायरमेंट शादी की होती है अगर वो फुलफिल हो रही है तो लिव इन को लेजिटिमेट माना जाएगा, और वो फुलफिल यहाँ पर नहीं हो रही थी, दैट्स वाई ये हुआ। अच्छा, मैं आज का ये टॉपिक क्यों डील कर रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल पे, आपने देखा होगा, एक केस बनाया था जिसमें मैंने बात करी थी कि जो दो कपल थे, जो इंटरफेथ कपल थे, वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे कोर्ट से क्योंकि पुलिस अथॉरिटीज जो थी वो उनको परेशान करती थी। तो वो वाला केस जरूर देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। डू वॉच दैट केस, क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रही हूँ। अब वो क्योंकि केस रिसेंट में आया है तो वो इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी के लिए, और फिर क्योंकि वो केस आया है तो उससे रिलेटेड टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो गया, समझ रहे हो? तो दैट्स वाई आपके लिए दोनों चीजें पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक। कोर्ट ने जस्टिस अरुण कुमार के थ्रू कहा पेटिशनर्स को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बोला कि दोनों जो एप्लीकेंट्स थे वो एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंच जाएं एंड हैव द फ्रीडम टू चूज। अगर भाई इनकी मेजर एज होती तो इनके पास फ्रीडम थी। Now case appears to emphasize the significance of reaching the age of majority and how it alters the manner in which legal protection is conferred. ये केस जो है ये सिग्निफिकेंस को एम्फसाइज करता है जब एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंचने की बात आती है कि हमारे लिए हमने ये जो एज रखी है दिस इज इम्पोर्टेंट, हम इसको लाइट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नाउ रोहित कुमार स्टेट ऑफ यूटी चंडीगढ़ के केस में क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से कहा कि कुछ प्लान बनाइए, भाई लिव इन रिलेशनशिप से आप कैसे डील करते हो, कुछ तो प्लान बनाओ। नोटिसिंग दैट कि कोई भी एक्ट जो है वो इसको कंट्रोल नहीं करता है। अगर एक बार मेजॉरिटी अचीव कर ली इंडिविजुअल ने, 18 ईयर्स का पहुंच गया, तो चैलेंजिंग हो जाएगा कोर्ट के लिए रिफ्यूज करना वैलिडिटी को। साथ ही साथ जो बेंच ऑफ जस्टिस अनमोल रतन सिंह थी, उन्होंने कहा what is recommended is to make sure that too many youngsters with developing minds not properly matured, though they otherwise theoretically are of the majority age in terms of aforementioned act, would not start living together and end up regretting such choices in life, causing major trauma to their parents and loved ones। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? इस केस में 2022 का केस है, पिछले ही साल का है। कोर्ट ने कहा यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट से कहा कुछ प्लान बनाइए भाई, कुछ इसको डील करने का फैक्टर देखिए, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। इन्होंने कहा कोई एक्ट नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि एक बार आप मेजर हो गए आप कुछ भी कर सकते हो क्या? इन्होंने कहा क्लियरली, इन्होंने मेंशन किया कि भाई मेरा तो मानना है, मैं रिकमेंड ये करूंगा कि इतने सारे यंगस्टर जो डेवलपिंग माइंड्स के साथ आ रहे हैं, जो खुद को मैच्योर समझते हैं, जो ऑन पेपर मेजॉरिटी एज भी अटेन कर चुके हैं, लेकिन ये यही होगा, साथ रहना शुरू करेंगे और दे विल एंड अप रिग्रेटिंग देयर चॉइसेस इन लाइफ, जिसकी वजह से मेजर ट्रॉमा हो सकता है उनके पेरेंट्स को और उनके लव्ड वंस को, ठीक। अभिषेक चौहान स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, लास्ट केस है ये, इसके बाद खत्म हो रहा है। अभिषेक चौहान मध्य प्रदेश के केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डिस्क्राइब किया लिव इन रिलेशनशिप को एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इन्होंने कहा अंडर आर्टिकल 21 अगर आप कोई भी चीज गारंटी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप आर्टिकल 21 में कोई भी चीज गारंटी कर रहे हो तो ये उसी का बाई प्रोडक्ट है। ऑब्जर्विंग कि ये जो रिलेशनशिप होती है ये सेक्सुअल एक्टिविटी फॉस्टर करती है एंड लैशिवियस बिहेवियर गिविंग राइज टू सेक्सुअल क्राइम। कोर्ट ने इसमें एक नया एस्पेक्ट डिस्कवर करने का ट्राई किया। कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया आप जब साथ रहने का अधिकार दे रहे हो तो यहाँ पे काफी चीजें इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, यहाँ पे लैशिवियस बिहेवियर हो सकता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल क्राइम्स भी हो सकते हैं। आपने अभी रिसेंट का आपको मालूम है कौन सा केस है, आफ्ताब वाला, ठीक है। इसी तरीके के कई सारे केसेस हैं जिसमें सेक्सुअल क्राइम्स होंगे ही होंगे, ठीक। आज तो दोनों कंसेंट के साथ रह रहे हैं, सेक्सुअल रिलेशंस बना रहे हैं, कल को जब लड़ाई झगड़ा हुआ, अलग होने की बात होगी तो पता लगा रेप का चार्ज लगा दिया, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत करेगा, कोर्ट के लिए टफ है इससे डील कर पाना। कोर्ट ने कहा कि कुछ एक्सक्लूजन्स के साथ जो इंडिया है ये कंजर्वेटिव कल्चर है जिसने अभी इतना एडवांस लेवल सिविलाइजेशन का अचीव नहीं किया है, जहां पर अनमैरिड लड़कियां, फर्क नहीं पड़ता कौन से रिलीजन से हैं, वो अगर ऐसी एक्टिविटीज में लड़कों के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, अनलेस अगर उनको कोई फ्यूचर प्रॉमिस नहीं किया गया है, एंड दैट टू कंफर्म हर पॉइंट विक्टिम शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू रिलाई ऑन कमिटिंग सुसाइड। समझ रहे हो? इस केस में बेसिकली यही हुआ था कि लड़की ने सुसाइड कमिट करी, ठीक है,
तो अब ऐसी एक्टिविटीज में इनका कहना है कोर्ट का कि हमें लगता है कि इंडिया का अभी भी इतना कंजर्वेटिव कल्चर है जहां पे लड़कियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इन्वॉल्व नहीं होंगी ऐसे रिलेशनशिप में अनलेस एंड अनटिल उनको फ्यूचर प्रॉमिस मैरिज का नाम मिल रहा हो, ठीक, नहीं तो दे विल एंड अप कमिटिंग सुसाइड। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर बच्चों की बात करें, लीगैलिटी क्या होती है लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों का, तो अगर हम सेक्शन 16 पे जाएं तो वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज से जो बच्चे पैदा होते हैं वो सेक्शन 16 में दे रखा है, ठीक है, और सेक्शन 26 में दे रखा है स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो जो इनहेरिटेंस की राइट होती है इन बच्चों की वो खाली पेरेंट प्रॉपर्टीज तक होती है, खाली अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ऐसे चिल्ड्रन का कोई भी कोपार्सनरी राइट नहीं होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में, और इसीलिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का नहीं क्लेम कर सकते। ये है मदर, ये है फादर, ये है बच्चा, ठीक है। ये सिर्फ अपने मदर और फादर, मतलब मदर और फादर इन दोनों की प्रॉपर्टी कर ले सकता है, इसमें इसका हिस्सा होगा। फर्दर इनके ऊपर जितनी भी जनरेशन जा रही है इससे इसका कोई लेना देना नहीं होगा। यहां पर ये ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है क्लियरली। चिल्ड्रन जो लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होते हैं उसको लीगल वैलिडिटी दी गई थी एसपीएस में, मैंने ऑलरेडी आपको बताया 1993 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मैन वुमेन एक ही घर में रह रहे हैं, कोहैबिट कर रहे हैं एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम तक, तो सेक्शन 114 में माना जाएगा प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, एंड इसीलिए इनके बच्चों को लेजिटिमेट माना जाएगा और इनको फैमिली स्टेट से पोर्शन इनहेरिट होगा। लास्ट केस 2010 में भारत मथा वर्सेस विजय रंगनाथन, सुप्रीम कोर्ट ने जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए थे उनको पेरेंट की प्रॉपर्टी से पोर्शन दिया। कोर्ट ने कहा जो बच्चे ऐसे पैदा होते हैं उनको हम इलीगल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप काफी लंबे समय तक चला है। बताओ, क्लियर हो गया गाइस? इज इट क्लियर टू यू ऑल? हर तरीके के एस्पेक्ट को डिस्कस हमने कर दिया लिव इन वाले को, ठीक है। इसका क्या एस्पेक्ट है, इसकी लीगैलिटी क्या है, बच्चे पैदा होते हैं तो क्या, आपको ये चीज याद रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ दिस चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, तो आपको याद रखना है लेजिटिमेट होता है, ठीक है, इलेजिटिमेट नहीं। आप दिमाग से ये चीज निकाल दो कि सिर्फ शादीशुदा वाले जो बच्चे होते हैं वही लेजिटिमेट होते हैं। कहीं कहीं पर ऐसे सिचुएशन है जहां पर आउट ऑफ द वे जाके कोर्ट ने उनको लेजिटिमेसी का दर्जा दिया है, क्योंकि जब उस लिव इन रिलेशनशिप को मैरिज के बराबर माना जा रहा है तो सीधी सी बात है, कोर्ट का कहना है कि हम उनके बच्चों को भी लेजिटिमेट मानेंगे, ठीक है। सो गाइस, अगर कोई डाउट है क्या आपके पास? इज देयर एनी डाउट? Is there any doubt or I end up the session? अरे बोलो, should I end? एडल्ट्री किड भी लीगल होगा? नहीं गीत, नहीं, एडल्ट्री वाला बच्चा लीगल नहीं होता है, वो इलेजिटिमेट होता है। उसको तो मूवीज वगैरह में ही तो सुनते हो तुम लोग, टर्म नहीं सुनते हो, नाजायज औलाद। नाजायज क्या है? नाजायज रिश्ता। तो जिस रिश्ते को आपने लीगल, देखो जो रिश्ता लीगल है उसका बच्चा भी लीगल है, ठीक है। बट एडल्ट्री क्या है? एडल्ट्री हमने भले क्रिमिनलाइज नहीं अब कर रखा है लेकिन अभी डिवोर्स का ग्राउंड बनाया है। तो एडल्ट्री से अगर कोई बच्चा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ है, अब दूसरा कपल, या तो ये यहाँ पे एक औरत है, ठीक है, या तो यहाँ पर एक आदमी है, तो 3 लोग हो गए ना, 3 पार्टी। अब 3 पार्टी में उस बच्चे के 2 पिता 1 माता या 2 माताएं 1 पिता तो नहीं हो सकता ना, तो ऑब्वियस सी बात है इलेजिटिमेट होता है वो बच्चा, ठीक है गीत? और किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? मेंटेनेंस वाला मैं बना दूंगी, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि नेक्स्ट थोड़ा सा मैं कुछ क्विज वाला है ना, जो मैं कह रही थी आप लोगों से, थोड़ा सा करते हैं अगला टॉपिक जो अभी तक पढ़ा है उसके कुछ साइमल्टेनियस टॉपिक्स को लेके थोड़ा सा पेपर सॉल्व करते हैं, ठीक, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं बैच की क्लास में, परसों होगा आपका ये क्विज वाला, ठीक है। मैं अपडेट कर दूंगी, शेड्यूल अपडेट कर दूंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।